प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम वृद्धि संधि के विषय में अध्ययन किए। आज की क्लास में हम एड़ संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ से भी परीक्षा में काफी प्रश्न पूछ देता है, जानकारी के अभाव में प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। तो एड़ संधि, इसका सूत्र होता है एकोरची। आपको शब्द दे देता है और पूछता है कि ये जो है शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। किसी प्रथम पद के अंत में ह्रस्व स्वर ई और दीर्घ स्वर ई आता है और द्वितीय पद के आरंभ में कोई असमान स्वर आता है तो उसका संधि में जो वर्ड बनता है या, तो वह वर्ड जो है या में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ किसी शब्द के जो प्रथम शब्द है उसके अंत में और द्वितीय शब्द है उसके आरंभ में कोई असमान स्वर आता है तो उसका जो संधि होता है और संधि के उपरांत जो वर्ण में परिवर्तन होता है तो वह में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से री, किसी शब्द के प्रथम पद के अंत में री और उसके द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई असमान स्वर आता है तो उसका जो संधि में परिवर्तित वर्ण जो है र हो जाता है। इसी तरीके से ली है, ये जो संस्कृत में ज़्यादा पूछा जाता है लेकिन फिर भी कभी कभार अगर पूछ दे इसलिए जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। ली के उपरांत अगर कोई असमान स्वर आ जाता है तो वह वर्ड जो संधि के रूप में जब परिवर्तित हो जाता है तो उसका वर्ड ला हो जाता है। तो असमान स्वरों से आशय हमारा है ई जो है उससे असमान, जैसे आ, उ या बड़ा उ, ए, ऐ और ओ और औ, ये जो है असमान स्वर हैं। कोई शब्द प्रथम जो शब्द है उसके अंत में ये दिखाई देगा और उसके बाद कोई असमान स्वर दिखाई देता है तो इस प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। अब आइए उन शब्दों को भी समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम शब्द का विच्छेदित रूप ले रहे हैं, प्रति धन एक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो लघु स्वर ई है वह आ रहा है और उसके बाद द्वितीय पद के आरंभ में जो असमान स्वर ए आ रहा है, असमान स्वर ए आ रहा है। तो यहाँ पर नियम अनुसार हम देख रहे हैं कि इनके बाद जो असमान स्वर ए आता है, कोई भी असमान स्वर आता है वो या में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से जो ए है वो भी या में परिवर्तित हो जाएगा। या में परिवर्तित होने के बाद जो स्वर है उसकी मात्रा उसी के अनुसार उस वर्ण पर लग जाएगी। तो यहाँ पर या शब्द आया और उसके नियम के अनुसार जो उसकी मात्रा यहाँ पर लगनी चाहिए तो यहाँ पर उसी वर्ड के ऊपर हमने ए की मात्रा को लगा दिया। और जो प्रथम पद के अंत में जो ह्रस्व स्वर ई था
उसके अंतर्गत जो वर्ड आ रहा है ता, वह आधे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत जो वर्ड आता है तो वह आधे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ता पर जो है हलंत लग जाता है। हलंत लग जाने पर जो वर्ड है वो व्यंजन बन जाता है। यहाँ से इस वर्ड से सुर का लोप हो जाता है। तो इस तरीके से लिख दें हलंत लगा के, या उसको केवल आधे ता के रूप में इस प्रकार लिख दें। तो इस प्रकार हम देखते हैं, यहाँ पर प्र ले लिया, यहाँ पर आधा ता ले लिया, और यहाँ पर जो हमने इसको परिवर्तित करके या के रूप में इस तरीके से लिखा, ये ले लिया। और उसके बाद जैसे भी वर्ड हो वैसे उनको वैसे ही रख देना। यहाँ पर जो का रह गया उसको वैसे ही रख दिया। तो बिल्कुल देखो निकल आया प्रत्येक, कितनी आसानी के साथ। इसी तरीके से दूसरा शब्द अति धन आवश्यक। तो यहाँ पर इनको समझ रहे हैं, जो प्रथम पद के अंत में हमको दिखाई दिया ता पर ये जो छोटी की मात्रा जो लगी हुई है, तो यहाँ पर जो ह्रस्व स्वर हमको ई मिल रहा है, और यहाँ पर जो दीर्घ स्वर आ मिल रहा है जो कि नियम अनुसार असमान स्वर है। तो यह जो स्वर है वो या में परिवर्तित हो जाएगा, और उसके आधार पर जो दीर्घ है, इस वजह से इसकी जो मात्रा है आ की यहाँ पर लग जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको सही कर लिया। और यहाँ पर जो है जो आधा अक्षर के रूप में परिवर्तित होगा, कोई भी वर्ड है वो आधे अक्षर के रूप में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आधा ता है, ये आधा ता ले लिया, आधे ता को अब यहाँ पर हम आ लिया, इसके बाद आधा ता लिया, आधा ता के बाद में यहाँ पर या ले लिया, फिर उसके बाद जो वर्ड हैं वैसे के वैसे ही लिख दिए, आवश्यक। तो इस तरीके से इसका जो संधि विच्छेद करके, इस संधि का विच्छेद करके हमने यहाँ पर ये जो इनकी संधि की, तो इस तरीके से जो शब्द निकला, ये शब्द जो है एर संधि के अंतर्गत आता है। इस तरीके से हमने इस बात को समझा। इसी तरीके से और भी शब्द हैं, अत्यधिक, अत्यंत, ऐसे जो शब्द हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पर जो दूसरे वर्ड हैं जो स्वर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों के अंतर्गत आते हैं, इनको भी समझते हैं। जैसे मधु, धन, आर्य। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं, ये यहाँ पर ह्रस्व ऊ मिल रहा है, और यहाँ पर नियम अनुसार जो परिवर्तित रूप होगा असमान स्वर है वह वा में परिवर्तित हो जाएगा। और वा में परिवर्तित होने के बाद यहाँ पर जो दीर्घ आ निकल रहा है, तो यहाँ पर वहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगी। इस तरीके से जो ये जो प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर है वो अध्याक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब आधे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसको किस तरीके से म ध, और ये वा में परिवर्तित हो गया, वा रे। तो ये मधवार शब्द के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी तरीके से लेते हैं
स्वधन सुधन आगत। तो यहाँ पर हमने दो शब्दों को लिया और देखा कि जो सु है यहाँ पर अस्वर ऊ देखने को मिल रहा है, और यहाँ उसके बाद जो आ है जो नियम अनुसार वह हो जाएगा। वह होने के बाद जो दीर्घ स्वर है उसकी मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ पर हमने प्रथम पद के अंतर्गत इस बात को हल किया। दूसरे पद के अंतर्गत पहले वर्ड को हल किया। अब जो प्रथम शब्द है उसके जो वर्ड अंतिम वर्ड को जब हम हल करेंगे, यहाँ पर जो अंतिम वर्ड इसी के साथ ही सन्निहित है, यहाँ पर सु है, तो यहाँ पर जो है ये आधे अक्षर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आधा सा बन गया, चाहे इसको हलंत लगा के ऐसे लिख लें। तो यहाँ पर आधा सा हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर नियम अनुसार जो वह आया वह आ गया। फिर उसके बाद जैसे वर्ण हैं वैसे के वैसे ही रख दिए, स्वागत, स्वागत हो गया। कितने आसानी के साथ हम समझ गए कि ये जो है एड़ संधि के अंतर्गत आ रहा है। इसी तरीके से स्वल्प, स्वादेश, सुधन आदेश, सुधन अल्प, इस तरीके से होगा। यहाँ पर स्वदेश जो शब्द है वो एड़ संधि के अंतर्गत नहीं आएगा, कि यहाँ पर जो सो है सो उपसर्ग है, और ये देश जो देश है, तो देश के साथ सो उपसर्ग लगने से स्वदेश बना। तो ये बात अलग हो जाती है। यहाँ पर जो सु है ये शब्द निकल रहा है, इसका अर्थ होता है अच्छा या सुंदर। इस तरीके से ये विशेषता बताता है। अब इसी तरीके से बहुत से शब्द ऐसे हैं जो री में आते हैं, उसके बाद वो जब हम संधि करते हैं उनकी तो रा में परिवर्तित हो जाते हैं। उन शब्दों को भी समझते हैं, जैसे पितृ उपदेश। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो री है यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो है नियम के अनुसार रा में परिवर्तित हो जाएगा, और ये जो है अक्षर आधा अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पर समझने के लिए पितृ हो गया, और उसके बाद जो है उपदेश, तो उपदेश है जो ऊ है उसकी मात्रा जो है इस वर्ड में लगेगी, और जो शेष हैं वैसे के वैसे ही लिख दिए जाएंगे। तो पितृोपदेश लिख दिया, लेकिन इसका जो लिखने का तरीका है ठीक तरीके से आधा ता बना, इसमें रा निकला, और यहाँ पर इसकी मात्रा लगी जो ऊ की, और उसके बाद जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दिया। तो इस तरीके से मात्रादेश, मातृच्छा, पितृच्छा जो शब्द हैं वो भी इसी तरीके से आप उनको जब विच्छेदित करेंगे, विच्छेदित के उपरांत संधि के रूप में उसको रखेंगे, फिर संधि के रूप में रखेंगे, फिर उनको शब्दों में विभाजित करेंगे। ऐसा अभ्यास करके आप एड़ संधि को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरीके से जो ली है, यहाँ से बहुत ही कम सवाल आते हैं, और ये जो है संस्कृत में ज़्यादा चला जाता है। तो ली के अंतर्गत जो शब्द आता है तो वह शब्द ली धन
आकृति। तो यहाँ पर जो ली है वो ला में परिवर्तित हो जाता है नियम के अनुसार, और जो अगला जो हमारा वर्ण है उसकी मात्रा इस पर लग जाती है, उसके बाद जो शेष है वो वैसा का वैसा ही लिख दिया जाता है, तो लाकृति हो गया। इस तरीके से ये इण संधि के अंतर्गत इस बात को जान लेना आवश्यक हो जाता है। अगर ये जानकारी हो गई तो बड़ी आसानी से आप जान लेंगे कि ये जो शब्द है इण संधि के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से कहीं पर किसी शब्द के अंतर्गत एक फौरी तौर पर जो आपको तिरा और तिरा और त्री ऐसे शब्द जो हैं किसी शब्द के बीच में ऐसे वर्ण जो किसी शब्द के बीच में देखने को मिलते हैं, तो आप प्रथम दृष्टया ही जान लेंगे कि ये जो है इण संधि के हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, पिछले उसमें देखा जो सुर थे उनके बाद जो मूल सुर हैं उनके बाद आ के बाद समान सुर आ आता था, उसके बाद आ के बाद में ई और ऊ आते थे, उसके बाद आ और आ के बाद आई, ए और आई, ओ और औ आते थे। तो यहाँ पर जो है ई और ऊ के बाद असमान स्वर और री और लीर के बाद असमान स्वर आते हैं, और वो किस प्रकार जो कैसे वर्णों में परिवर्तित हो जाते हैं उस बात को भी समझें। अगर इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।